हेलो नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं दिलचस्पी से भरपूर इस कहानी को जिसका नाम है दौलत के खिलाड़ी। आप सुन रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 5। अब बोलो, अब बोलो। देवराज चौहान ने महादेव को देखा। क्या अब इस बात को भी इत्तेफाक कहते हो कि चमन लाल के होटल पहुंचते ही हमारे पीछे पीछे ब्लैकमैन के आदमी यहां पहुंच गए। दोनों इस समय मध्यम दर्जे के रेस्टोरेंट में बैठे चाय के घूंट भर रहे थे। महादेव के चेहरे पर जहान भर की गंभीरता थी। नहीं, महादेव ने सिर हिलाया। अब मैं ब्लैकमैन के आदमियों को इस प्रकार पहुंचने को इत्तेफाक नहीं कह सकता। यह मात्र संयोग नहीं है कि हर जगह वह हमारे पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। स्पष्ट जाहिर है कि बीच में कोई बात है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। क्या बात हो सकती है वह? देवराज चौहान के होठ भींचे हुए थे। यही तो समझ में नहीं आ रहा। और जब मैंने कहा था तो तुम नहीं माने थे, लापरवाही में ही मेरी बात टाल दी थी। तब की बात और थी। उस समय मैं हालातों को नहीं समझ पाया था। कुछ देर की चुप्पी के पश्चात देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, इस समय हमारा असल मुद्दा ब्लैकमैन नहीं बल्कि वह दौलत है। 1,60,00,000 की दौलत जो इस समय इंस्पेक्टर महेश चंद्र के कब्जे में है, जो कि हमें अपनी शर्त पूरी होने से पहले नहीं देना चाहता था और हमने हर हाल में वसूल करनी है बिना उसकी शर्त पूरी करे। और ब्लैकमैन, उसे क्यों भूल रहे हो तुम? महादेव ने सिगरेट सुलगा ली। भूल नहीं रहा, उसे तो याद रखना ही पड़ेगा। पता नहीं कब वह मौत के दूत हमारे पास भेज दे। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, लेकिन मैं नहीं जानता कि ब्लैकमैन के चक्कर में दौलत और इंस्पेक्टर महेश चंद्र को भुला दिया जाए। हमारा असली मकसद तो दौलत हासिल करना ही है। तुम ठीक कह रहे हो, परंतु जिस रफ्तार के साथ ब्लैकमैन के आदमी हमारे पीछे पड़े हैं, उसे देखते हुए हम दौलत और महेश चंद्र के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या मालूम अभी ब्लैकमैन के आदमी इसी रेस्टोरेंट में दाखिल हो, हमारे सिर पर रिवॉल्वर रखकर हमारी खोपड़ियां खोल दे। वास्तव में ब्लैकमैन हमारी राह में कदम कदम पर मौत के कांटे बिछाए जा रहा है। ब्लैकमैन से कैसे निपटा जाए? ब्लैकमैन कोई एक आदमी नहीं है कि जो उससे निपट लिया जाए। वह खतरनाक संस्था का मालिक है। उससे टकराने का मतलब है उसकी संस्था के हर आदमी से टकराना पड़ेगा। यह तो मौत को दावत देने वाली बात हो गई। वह तो हो ही गई। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। अब किया क्या जाए? हमने इंस्पेक्टर महेश चंद्र से परसों मुलाकात करनी है। हमारे पास आज की रात, कल का दिन और कल की रात है, जो कि काफी लंबा समय है। जिस प्रकार ब्लैकमैन की निगाह हम पर टिकी हुई है, उससे तो स्पष्ट होता है कि इतने समय में ब्लैकमैन हम पर कई वार करेगा और हो सकता है किसी वार में सफल भी हो जाए। महादेव ने संजीदगी से सिर हिलाया। बात तो तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है। फिर किया क्या जाए? महादेव बोला। सबसे पहली बात तो यह है कि ब्लैकमैन के वारों को हमने अपनी इज्जत का सवाल बनाकर उससे किसी भी हालत में टकराना नहीं है, बल्कि ब्लैकमैन के वारों से बचकर किसी प्रकार इंस्पेक्टर महेश चंद्र से अपनी दौलत हासिल कर लेनी है। उसके बाद निर्धारित करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। यह तो ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए? ब्लैकमैन हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उससे खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जबकि अब तक के हालातों से जाहिर है कि ब्लैकमैन की निगाहों से खुद को बचाना लगभग असंभव काम है। जाने कैसे वो हमारी हर हरकत पर निगाह रखे हुए है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वह किस माध्यम से हम पर निगाह रखे हुए है, बस यही बात तो समझ में नहीं आ रही। देवराज चौहान ने दांत भींचकर एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, छोड़ो, इस मुद्दे पर फिर सोचेंगे। मैंने वक्ती तौर पर ब्लैकमैन से बचने का रास्ता सोच लिया है। क्या? हमने 2 रातें और 1 दिन बिताना है। इस शहर में छिपने लायक हमारी स्थिति है नहीं। ब्लैकमैन की नजरें हम पर टिकी हुई है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। इसलिए बेहतर होगा कि यह 2 रातें और 1 दिन हम किसी दूसरे शहर में बिता लें। परसों वापस इस शहर में आकर इंस्पेक्टर महेश चंद्र से बात करें। इससे बेहतर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। तुम कहते हो कि ब्लैकमैन की निगाहें हम पर टिकी हुई है? हाँ, तो फिर क्या वह हमें इस शहर से बाहर निकलने देगा? महादेव बोला। नहीं, शायद ना निकलने दे, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए, वरना 2-4 घंटों में किसी जगह पर ब्लैकमैन के आदमी हमें घेर कर हम पर गोलियों की बरसात शुरू कर देंगे। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हर बार वह हमें पकड़ने की नहीं सोचेंगे, बल्कि अब ब्लैकमैन ने उन्हें हुक्म दे दिया होगा कि हमें पकड़ने की अपेक्षा देखते ही शूट कर दे। महादेव ने खामोशी से सिर हिलाया।
इसलिए हमें अभी इसी वक्त इस शहर से निकल जाना चाहिए, और अगर इस बीच ब्लैकमैन के आदमी हमें शूट करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें उनका जन्म कर मुकाबला करना ही होगा। ठीक है, महादेव ने निर्णायक स्वर में कहा। आओ, कहीं से खाना खाने के बाद हम किसी दूसरे शहर के लिए रवाना होंगे। रात के 11:30 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर कार तेजी से भागी जा रही थी। सड़कों पर वाहनों का आना जाना अभी भी जारी था। फिर भी कुछ पहले की अपेक्षा अब वाहनों की संख्या में कुछ कमी हो गई थी। देवराज चौहान कार को ड्राइव कर रहा था। महादेव उसकी बगल में बैठा सिगरेट के कष्ट लेता हुआ बाहर देख रहा था। दोनों ने अपनी अपनी रिवॉल्वरें लोड कर रखी थी। फालतू राउंड भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में थे। टकराव की स्थिति में उनके पास असले की कमी न हो, इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा था। जगमोहन कहाँ है? किसी काम के लिए गया हुआ है। उसकी वापसी में कुछ दिन बाकी है। महादेव सिर हिलाकर रह गया। एकाएक देवराज चौहान बोला, एक सिगरेट मुझे भी सुलगा दो। महादेव ने सिगरेट सुलगाकर उसे दे दी। देवराज चौहान ने सिगरेट होठों से लगाकर कश लिया, फिर बोला, अब तक के हालात जाहिर कर रहे हैं कि हम इस शहर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। क्या मतलब? महादेव ने उसे देखा। सीधी बात का कोई मतलब नहीं होता। देवराज चौहान ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ब्लैकमैन को मालूम होगा कि हम शहर से बाहर निकलने जा रहे हैं और वो हमें निकलने नहीं देगा। उसे भला कैसे मालूम होगा कि हम शहर से बाहर निकलने जा रहे हैं? यह बात हम दोनों के बीच हुई है और कोई तीसरा इस बारे में जानता भी नहीं, महादेव बोला। देवराज चौहान के होठों पर व्यंग से भरी मुस्कान फैल गई। कोई नहीं जानता कि मेरा फ्लैट कहाँ है, लेकिन ब्लैकमैन के आदमी फ्लैट पर मेरा इंतजार करते पाए गए। किसी को नहीं मालूम था कि हम चमनलाल के बदनाम होटल में मौजूद हैं। वहां पहुंचने के पश्चात हमने चाय पी ही थी कि ब्लैकमैन के आदमी वहां पहुंच गए। महादेव के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। यह ब्लैकमैन तो भूत की तरह हमारे पीछे पड़ गया है। मानना होगा साले की 1000 आंखें हैं। आंखें ही नहीं, हाथ भी 1000 है और हर जगह पर मौजूद है। देवराज चौहान ने कष्ट देते हुए कहा, इसलिए निश्चिंत होकर हमें बैठना नहीं चाहिए। किसी भी तरह की मुसीबत के लिए हर समय तैयार रहना होगा। ब्लैकमैन ने तो एक दिन में हमारा जीना हराम कर दिया है। तुम्हें फ्लैट छोड़ना पड़ा, मुझे होटल छोड़ना पड़ा, और अब हम शहर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। शहर हम ब्लैकमैन के डर से नहीं, बल्कि अपने मतलब से छोड़ रहे हैं। हमारा मतलब सिर्फ यह है कि इंस्पेक्टर महेश चंद्र से अपनी दौलत हासिल करें। इसी वजह के कारण मैं ब्लैकमैन से टकराना नहीं चाहता। यह साला इंस्पेक्टर महेश चंद्र बीच में ना आता तो अब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता। आधे घंटे के बाद वह शहर की सीमा पर जा पहुंचे। सीमा बैरियर पर 4-5 वाहन पहले से ही मौजूद थे। चंद पुलिस वाले उन वाहनों को चेक कर रहे थे। तसल्ली हो जाने पर बैरियर उठाते और वाहन आगे बढ़ जाता। 15 मिनट बाद उनका नंबर आया। तब तक उनके पीछे 3 वाहन आ खड़े हुए थे। एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के साथ कार के पास पहुंचा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सब इंस्पेक्टर के कुछ कहने से पहले ही महादेव बोला, यह तलाशी क्यों ली जा रही है? क्या बात है? सब इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर मारी। फिर उन दोनों के नाम पूछे। दोनों ने ही गलत नाम बताए। आप लोग कार से उतरकर बीट बॉक्स में चले। क्यों? देवराज चौहान ने सब इंस्पेक्टर को देखा। हमें खबर मिली है कि यहाँ से बहुत खतरनाक स्मगलर करोड़ों के माल के साथ निकलने वाला है। इसी कारण हम यह जांच पड़ताल कर रहे हैं। आप लोग बीट बॉक्स में जाकर रजिस्टर पर अपना नाम पता लिखा कर आ जाइए। तब तक हम आपकी कार की तलाशी ले लेंगे। देवराज चौहान और महादेव की निगाहें आपस में मिली। सब इंस्पेक्टर ने ऐसी कोई बात न की थी कि ऐतराज उठाया जा सके। दोनों कार से उतरे और बीट बॉक्स की तरफ बढ़ गए। साले, उस खतरनाक स्मगलर को आज ही यहाँ से गुजरना था, महादेव चिल्लाया। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। दोनों ने सड़क के किनारे बने बीट बॉक्स में प्रवेश किया। भीतर तेज रोशनी थी। वहां 4 पुलिस वाले मौजूद थे। भीतर पहुंचकर दोनों ठिठके, रजिस्टर कहाँ है? पुलिस वाले उन दोनों को देखते ही सतर्क हो गए थे। अभी देते हैं। देवराज चौहान ने बीट बॉक्स में निगाहें दौड़ाई। कहीं भी रजिस्टर तो क्या, कॉपी भी नहीं थी। महादेव ने भी यह बात नोट की। दोनों की निगाहें टकराई। मैं कार से ब्रीफकेस लेकर आता हूं, कहते हुए देवराज चौहान पलटा। खबरदार, हिलना नहीं। खतरनाक आवाज उसके कानों से टकराई। देवराज चौहान ने ठिठक कर देखा। चारों पुलिस वालों के हथियार उनकी तरफ तने हुए थे। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभर आए। महादेव का चेहरा भी चट्टान की तरह कठोर हो गया था। बीट बॉक्स छोटा सा था। कुछ भी करना मौत को दावत देना था। यह क्या हरकत हुई? देवराज चौहान ने दांत पीस कर कहा। मैं बताता हूं क्या हरकत हुई। पीछे से आवाज सुनकर वह दोनों पलटे तो सब इंस्पेक्टर को भीतर प्रवेश करते पाया। चेहरे पर कहर भरी मुस्कान बिखरी हुई थी और हाथ में रिवॉल्वर थी। उसके साथ के दोनों कांस्टेबल बीट बॉक्स से निकलने वाले
रास्ते के बाहर हथियार थामे खड़े थे। तुम ही बता दो कि क्या हरकत हुई, महादेव ने खा जाने वाले स्वर में पूछा। देवराज चौहान को पकड़ना कोई गुनाह तो नहीं। सब इंस्पेक्टर हंसा। और साथ में महादेव भी हाथ में आ जाए तो फिर क्या कहना। देवराज चौहान और महादेव चौंके, यानी कि पुलिस के जाल में फंस गए। देवराज चौहान ने बीट बॉक्स की छोटी सी खिड़की से बाहर निगाह मारी तो आंखें सिकुड़ गई। उसकी कार सड़क के किनारे खड़ी थी, बैरियर हटा दिया गया था, बाहर अब चेकिंग वाला कोई वाहन नहीं था। देवराज चौहान ने सब इंस्पेक्टर को देखा। तुम्हारी चेकिंग समाप्त हो गई? हाँ, वह धूर्तता भरे स्वर में बोला। अब वह स्मगलर नहीं आएगा। स्मगलर? सब इंस्पेक्टर हंसा। हम स्मगलर नहीं, तुम्हारा यानी कि देवराज चौहान के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी कारण हमने कुछ देर पहले ही बैरियर लगाया था। देवराज चौहान और महादेव चौंके। मेरा इंतजार? यानी कि तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ? हाँ, 10 मिनट पहले ही यह खबर आई थी कि तुम यहाँ से निकलने वाले हो, तुम्हें फौरन पकड़ा जाए। किसने दी थी यह खबर? देवराज चौहान अपनी हैरानी पर काबू नहीं पा सका था। ब्लैकमैन की तरफ से खबर मिली थी और अब वह लोग तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं। सुना है तुमने ब्लैकमैन का तगड़ा माल लूट लिया है। देवराज चौहान ने महादेव को देखा। महादेव हक्का बक्का सा खड़ा था। दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि ब्लैकमैन को उनके प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला। बहरहाल वह लोग जिस आंख से दूर रहने का प्रयास कर रहे थे, उसी आग ने इन्हें घेर ही लिया था। बताया नहीं तुमने कि ब्लैकमैन से लूटी दौलत कहाँ रख छोड़ी है? देवराज चौहान ने पुनः बिट बॉक्स का जायजा लिया। पुलिस वालों ने हथियार सहित उन्हें इस तरह घेरा हुआ था कि वह कुछ भी करने के काबिल नहीं थे। कुछ करने का मतलब था वक्त से पहले मरना। उसके द्वारा कोई हरकत होते ही पुलिस वालों ने उसे फौरन उड़ा देना था। तभी बाहर वाहनों के रुकने की आवाज आई। बीट बॉक्स में मौजूद सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। देवराज चौहान और महादेव के होठ भिज गए। मौत अब उनकी जिंदगी की चादर पर दस्तक देने वाली थी। बाहर कार के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आई। तत्पश्चात कदमों की आहटें। देवराज चौहान के दाएं हाथ की उंगलियों में हल्का सा कंपन होने लगा रिवॉल्वर को जकड़ने के लिए, परंतु अभी रिवॉल्वर को थाम पाना मुमकिन नहीं था। तभी दो बदमाश टाइप व्यक्तियों ने हाथों में रिवॉल्वर थामे भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान और महादेव ने सर्द निगाहों से उन्हें देखा। लीजिए साहब, आप लोगों की अमानत। देवराज चौहान हाजिर है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। तभी बीट बॉक्स के दरवाजे पर आहट हुई और वहां पर जयचंद नजर आया। उसे देखते ही सारे पुलिस वाले एकाएक सावधान हो गए। सब इंस्पेक्टर फौरन बोला, ओ आप आइए आइए। जयचंद ने सब इंस्पेक्टर पर एक निगाह मारी, फिर अपने आदमियों से बोला, इन दोनों को बाहर ले आओ। फिर उसने पुलिस वालों से कहा, तुम लोगों का इनाम कल सुबह तक मिल जाएगा। इसके साथ ही वह बीट बॉक्स के दरवाजे से हट गया। वह दोनों बदमाश देवराज चौहान और महादेव को रिवॉल्वरों के इशारे पर बीट बॉक्स से बाहर निकाल लाए। बाहर दो कारें खड़ी थी जिनमें जयचंद और उसके आदमी आए थे। वह लोग कुल मिलाकर 10 थे। उसकी अपनी कार भी एक तरफ खड़ी थी। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हालात जाहिर कर रहे थे कि अब उनका बच पाना कठिन है। देवराज चौहान की निगाह बार बार जयचंद की तरफ उठ रही थी। उनके बाहर आते ही सबने उन्हें घेर लिया। इन्हें जयचंद ने बीट बॉक्स के पीछे नजर आ रहे अंधेरे में डूबे जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ ले चलो, यहां से कभी कोई वाहन गुजर सकता है। वह लोग देवराज चौहान और महादेव को रिवॉल्वरों के दम पर धकेलते हुए जंगल के भीतर ले गए। देवराज चौहान और महादेव समझ रहे थे कि उन्हें शूट किया जाएगा। उधर पुलिस वालों ने बीट बॉक्स से निकलने का प्रयास नहीं किया था, शायद इसलिए कि उन्हें इस बात का एहसास था कि बाहर क्या होने जा रहा है। जंगल के 50 गज भीतर जाकर वह लोग टिटके। यहाँ कुछ अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। किसी का चेहरा देख पाना तो दूर की बात थी। तभी दो ने पेंसिल टॉर्च की रोशनी ऑन कर ली। मध्यम से हाथ को हाथ सुझाई देने वाली रोशनी वहां फैल गई। जयचंद के चेहरे पर क्रूरता के भाव फैले हुए थे। तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है देवराज चौहान। जयचंद मौत के से स्वर में गुर्राया। देवराज चौहान खामोश रहा। किशोर साहू के यहाँ से हमारी दौलत लूटी, हमारे आदमी की हत्या की, उसके बाद अब तक तुम हमारे कई आदमियों को शूट कर चुके हो और अब शहर छोड़कर भागने की तैयारी में हो। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। तुम क्या समझते थे कि हमारे हाथों से बचकर निकल जाओगे? ब्लैकमैन के हाथों से बच पाना इतना आसान नहीं है देवराज चौहान। जयचंद खतरनाक स्वर में कह रहा था। वैसे कितने शर्म की बात है, देवराज चौहान जैसा हौसलामंद इंसान डर कर, जान बचाकर सतर्क अंधेरे में खिसक रहा था। देवराज चौहान का चेहरा खूनी दरिंदगी से भर गया। अब मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि हमारा पैसा लूट कर तुमने कहाँ रखा है। जितनी रकम तुमने लूटी है वह हमारे धंधे में मामूली रकम है, इसलिए दौलत की हमें परवाह नहीं।
हम तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देना चाहते हैं। मेरा इरादा ब्लैकमैन से ना तो कभी टकराने का था, ना ही उसके आदमियों को मारने का। मैं सिर्फ किशोर साहू को लूटने गया था और मेरी लूट के बीच में आकर तुम्हारे आदमियों ने दखल दिया। दखल नहीं दिया, वह तब अपना पैसा लेने किशोर साहू के यहाँ पहुंचा था। पहुंचा तो एक तरफ खड़ा हो जाता, मेरे मामले में ना बोलता। तुम वह पैसा भी ले जा रहे थे जो साहू ने हमें देना है। यह मेरा और किशोर साहू का मामला था। तुम लोग बाद में किशोर साहू से अपना पैसा वसूल लेते। हमारे आदमियों के सामने होते हुए तुम किशोर साहू को लूट लो, यह कैसे हो सकता था? तब हमारा आदमी चुप रहता क्या? आखिर वह ब्लैकमैन का आदमी था। और अब तक जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और अब भी जो होगा ठीक ही होगा। जयचंद के होठों से जहरीला स्वर निकला। अब तुम मरने जा रहे हो देवराज चौहान, और तुम्हारा यह साथी महादेव भी। दोनों को उन लोगों ने बुरी तरह घेर रखा था। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जयचंद धीरे धीरे खतरनाक मुद्रा में पीछे हटता चला गया। इससे पहले कि पीछे हटकर वह अपने आदमियों को शूट करने का हुक्म देता, अचानक ही एक खतरनाक स्वर वहां गूंज उठा। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस आवाज के साथ ही पल भर के लिए मौत से भरा सन्नाटा छा गया। देवराज चौहान और महादेव चौंके। देवराज चौहान को यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी, परंतु उसे ध्यान नहीं आ रहा था कि इस आवाज का मालिक कौन है। कौन हो तुम? एकाएक जयचंद सावधानी से किंतु क्रोध भरे स्वर में बोला। मैं कौन हूं इस बात को यही रहने दो। क्या मतलब? अगर तुम लोगों ने देवराज चौहान या महादेव को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो बीट बॉक्स में मौजूद पुलिस वाले ही तुम सबकी लाशों पर कपड़ा डालेंगे। आने वाली आवाज में खतरनाक भाव थे। इन दोनों को मेरी तरफ भेज दो। जयचंद ने कुछ नहीं कहा। अंधेरे में आवाज की दिशा की तरफ देखता रहा। सुना नहीं तुम लोगों ने? सुना, जयचंद कहर भरे स्वर में बोला। लेकिन तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेवकूफ, मैं अकेला नहीं, हम 15 हैं, सबके हाथों में हथियार है। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था। अगले ही पल वहां अजीब सी आवाज गूंजी। फिर कई आदमियों के चलने की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते अंधेरे कई साए प्रकट हो गए। देखा तुमने? जयचंद के होठों से कोई शब्द नहीं निकला। देवराज चौहान और महादेव को मेरी तरफ भेजो जल्दी, वो राहत भरी आवाज सुनाई। जयचंद को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। जानते हो तुम किसके काम में दखल दे रहे हो? जयचंद के शब्द गूंजे। ब्लैकमैन, मुझे उस हरामी की परवाह नहीं है। चलो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। जयचंद समझ गया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली। जाओ, जयचंद ने दांत भींचकर कहर भरे स्वर में देवराज चौहान से कहा। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा यह हाल किया जाएगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। देवराज चौहान व्यंग के साथ मुस्कुराया और महादेव के साथ आगे बढ़ गया। चंद ही पलों में वह दोनों उनसे दूर हो चुके थे और तब तक सामने आए हथियारबंद साएं भी पीछे हटकर अंधेरे में खो चुके थे। यही वह समय था कि जयचंद भी धीरे धीरे खिसकता हुआ अंधेरे में लोप हो गया था। पर अब सिर्फ जयचंद के 10 आदमी ही खड़े थे वहां। तभी वातावरण में अजीब सी आवाज गूंजी और इसके साथ ही तड़ातड़ फायरिंग का स्वर गरज उठा और साथ में मानवीय चीखें। चंद ही पलों में जयचंद के 10 आदमियों गोलियों से छलनी हुए नीचे पड़े थे। जाने कौन मरा था और कौन घायल था। वहां से दूर हट जाने के कारण जयचंद सही सलामत बच गया था। कुछ आगे जाते ही किसी ने देवराज चौहान और महादेव की बाजू पकड़कर एक तरफ खींच लिया। बाजू से लोहे की नाल का ठंडा स्पर्श महसूस होते ही देवराज चौहान को इस बात का एहसास हो गया कि उस शख्स के हाथ में रिवॉल्वर थमी है। फौरन भाग जाओ यहां से, उस व्यक्ति ने कहा। तुम लोगों का यहां रुकना ठीक नहीं। देवराज चौहान जोरों से चौंका। अब वह उस इंसान को पहचान चुका था। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मुझे मालूम था कि तुम पहचान जाओगे। अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, मेरी आवाज तो नहीं बदली। आवाज में शांत भाव थे और मुस्कुराहट का एहसास था। महादेव हैरान परेशान सा अंधेरे में खड़ा था। कौन है यह? महादेव के होठों से असमंजसता भरा स्वर निकला। इंस्पेक्टर महेशचंद्र। महेशचंद्र? महादेव चीख उठा। वही जिसके पास हमारा माल है। हाँ। यह यहाँ कैसे? इस बात का जवाब तो यही दे सकता है, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका जवाब ना दिया जा सके, महेशचंद्र ने कहा। मैं जानता था कि ब्लैकमैन तुम लोगों के पीछे अवश्य पड़ेगा। किसी मोड़ पर तुम लोगों की जान लेने में कामयाब भी होगा। इसी कारण मैं तुम लोगों पर निगाह रखे हुए था। 2 बार तो तुम लोग बच गए। वैसे भी तब मैं तुम लोगों की सहायता करने की स्थिति में नहीं था, परंतु कुछ देर पहले ही मुझे खबर मिली कि ब्लैकमैन के आदमी तुम लोगों को यहाँ पर घेरने वाले हैं। किसने दी खबर? ब्लैकमैन के एक आदमी को मैंने खरीद रखा है। उसी ने यह खबर मुझे दी थी, क्योंकि मैं उसे कह चुका था कि देवराज चौहान के संबंध में अगर कोई सूचना हो तो मुझे फौरन दी जाए। और नतीजतन मैं यहाँ हूँ। अपने साथ किराए के गुंडे भी लेता आया।
अब हम यहाँ पहुंचे तो जयचंद को और दूसरे आदमियों के साथ तुम्हें घेरे जंगल में जाते हुए भी देखा। जयचंद वही जो जो इनका नेता था? हाँ वही। वह ब्लैकमैन की संस्था का छोटा बॉस था। छोटा बॉस छोड़ो, तुम नहीं समझोगे इन बातों को। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं भी ब्लैकमैन की निगाहों की जद में आ जाऊंगा, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे हक में अच्छा नहीं होगा। तुमने देवराज चौहान ने अंधेरे में उसका चेहरा देखने की कोशिश की, हमें बचाया क्यों? जवाब में महेश चंद्र होले से हंसा, इस उम्मीद के साथ कि शायद तुम लोग मेरी बात मान जाओ, लेकिन हम तो। अब जाओ यहाँ से, नसीब में रहा तो बहुत बातें होंगी हम लोगों में। कहने के साथ ही महेश चंद्र वहां से हिला और अंधेरे में गुम होता चला गया। आओ महादेव, यहाँ से निकल चलना ही ठीक है। फिर दोनों हाईवे पर पहुंचे। पुलिस वाले अभी तक बीट बॉक्स में ही घुसे हुए थे। वह यही सोच रहे थे कि जयचंद अपना काम निपटाने में व्यस्त है। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी भाव नाच रहे थे। जयचंद की आई 2 कारों में से एक कार वहां नहीं थी। मतलब साफ था कि जयचंद वहां से अपनी जान बचाकर खिसक चुका था। ठहरो महादेव, अपनी कार की तरफ बढ़ते ठिठक कर देवराज चौहान ने कहा। महादेव ठिठका, प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। क्या हुआ? इन कुत्तों को इनके किए की सजा तो देते चलें। देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। किन्हें? पुलिस वालों को। देवराज चौहान के होठों से मौत भरा स्वर निकला। तनख्वाह या सरकार से लेते हैं और आदेश पालन करते हैं ब्लैकमैन का। आस्तीन के सांप है ये कुत्ते। रिवॉल्वर निकाल लो महादेव, सारे बीट बॉक्स में बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। इन कुत्तों ने तो हमें मौत के द्वार पर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमकी। महादेव ने भी रिवॉल्वर निकाल ली। सही कहते हो तुम, महेश चंद्र की मेहरबानी से हम बच गए, वरना अब तक तो जंगल में हम लोगों की लाशें पड़ी होती। यह सब इन पुलिस वालों के कारण हुआ, महादेव ने खा जाने वाले स्वर में कहा और बीट बॉक्स की तरफ बढ़ चला। दोनों दबे पांव, हाथों में रिवॉल्वर थामे बीट बॉक्स के दरवाजे पर पहुंचे। भीतर पुलिस वाले निश्चिंत से बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातों का केंद्र ब्लैकमैन की हुकूमत और ताकत थी। ब्लैकमैन के लिए वह तारीफी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। देवराज चौहान और महादेव ने रिवॉल्वरों वाले हाथ आगे किए और उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर ही शूटिंग आरंभ कर दी। बीट बॉक्स में चीखें गूंज उठी। पुलिस वालों ने बचने की चेष्टा की परंतु बच न सके। सिर्फ मिनट भर में ही वह सारे लहूलुहान मरे पड़े थे। देवराज चौहान और महादेव के रिवॉल्वर खाली हो चुके थे। खतरनाक अंदाज में हुआ पलटे और रिवॉल्वर एक जेब में डालते हुए कार की तरफ बढ़े। देवराज चौहान कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा, महादेव बगल में। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ाई और पूरा स्टीयरिंग घुमाकर मोड़ काटते कार का रुख वापस शहर की तरफ कर दिया। महादेव चौंका। इधर कहाँ? वापस शहर में। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के भाव थे। क्या मतलब? महादेव के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। इससे ज्यादा ब्लैकमैन से बचकर नहीं भागा जा सकता। मैं उससे टकराना नहीं चाहता था, इसलिए छिपता फिर रहा था, लेकिन मेरी इस हरकत का मतलब ब्लैकमैन ने गलत निकाल लिया। इन पुलिस वालों को शूट करने के साथ ही मैं ब्लैकमैन के खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। उन लोगों से बचने की कोशिश में कुछ देर पहले पूरी तरह हमारी जान पर आ बनी थी। अगर हम उनसे टकरा रहे होते तो आज हम इस तरह चूहे की तरह ना फंसे होते। तुम ब्लैकमैन के खिलाफ हथियार उठाओगे? महादेव सकपका गया। हाँ। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत की चादर बिछी हुई थी। वह बहुत खतरनाक है, गोलियों से हमारा जिस्म उधेड़ कर रख देगा। क्या मालूम आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन एक बात तो अब जाहिर है ही कि अब इस शहर में ब्लैकमैन जिंदा रहेगा या देवराज चौहान। देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। आंखों में जैसे अंगारे भर आए थे। वह मौत के रास्ते पर बढ़ने का फैसला ले चुका था। अब ब्लैकमैन को वह जल्द से जल्द अपना निशाना बना लेना चाहता था, जो कि बहुत ही असंभव बात थी, क्योंकि ब्लैकमैन खुद ही मौत का स्वर था। महादेव रह रहकर सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ब्लैकमैन का मुकाबला करना उनके बलबूते की बात ना थी। आवेश में गलत फैसला मत लो देवराज चौहान, महादेव ने सूखे स्वर में कहा। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है, देवराज चौहान ने भयानक स्वर में कहा। अगर हम ब्लैकमैन के मुकाबले के लिए खड़े नहीं हुए तो कभी भी ब्लैकमैन के आदमी हमें भून देंगे। अपनी जान बचाने के लिए अब यह कदम उठाना सख्त हो गया है, लेकिन ब्लैकमैन की ताकत एक सरकार की ताकत के बराबर है और हमारी ताकत कुछ भी नहीं। वह जो चाहता है वही होता है और हम कुछ नहीं कर सकते। यही तो मैं ब्लैकमैन को समझाना चाहता हूँ कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अब जो चाहे वही हो, जो हम चाहेंगे वह भी हो सकता है।
अब मैं ब्लैकमैन की पाप की नींव पर खड़ी अपराधों की हवेली को तबाह करके ही रहूंगा। ब्लैकमैन नहीं बचेगा अब। और इस लड़ाई में अगर तुम खुद मारे गए तो कोई दूसरा देवराज आ जाएगा, लेकिन ब्लैकमैन की तबाही अब निश्चित ही है। तुम तो मुझे मरवा कर ही रहोगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, फिर सर्द स्वर में बोला, ब्लैकमैन तक यह खबर कैसे पहुंची कि हम शहर से जा रहे? महादेव ने पहलू बदला, जबकि यह बात हम दोनों ही जानते थे, कोई तीसरा नहीं जानता था। महादेव वह भला क्या जवाब देता, और देवराज चौहान ने यह बात दोबारा छेड़ी नहीं। घंटे भर बाद देवराज चौहान ने कार को सड़क किनारे रोक दिया। यहाँ कहाँ? महादेव ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। आओ तो। महादेव भी कार से बाहर निकला, फिर दोनों आगे बढ़ गए। 10 मिनट चलते रहने के उपरांत वह लोग एक मकान के बंद दरवाजे के सामने पहुंचे तो महादेव ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान की ओर देखा। यह तो इंस्पेक्टर महेश चंद्र का घर है। हाँ, देवराज चौहान ने भीचे होठों से कहा और आगे बढ़कर चेक किया। दरवाजा बंद था। महेश चंद्र अभी तक वापस नहीं लौटा था। इस मामले में महेश चंद्र से हमें क्या लेना देना? हम तो महेश चंद्र से हमें जो जानकारी लेनी है ब्लैकमैन के बारे में, वह ब्लैकमैन द्वारा घायल किया गया इंसान है। ब्लैकमैन ने उसकी बेटी को उठा लिया है। वह ब्लैकमैन की तबाही चाहता है तो जाहिर है कि इसके लिए उसने ब्लैकमैन की कोई कमजोर नस से अवश्य तलाश कर रखी होगी। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, और इसके साथ ही हमारा पैसा भी उसके पास है। यह दौलत को सिर्फ इस शर्त पर लौटाना चाहता है कि हम उसके लिए ब्लैकमैन से टकराएं, उसे तबाह करें। अब ब्लैकमैन से हमारी ठन गई है। उसके लिए क्या या अपने लिए क्या, हमें ब्लैकमैन से टकराना है ही। फिर क्यों ना महेश चंद्र के सामने यह जाहिर किया जाए कि हम उसके लिए ही ब्लैकमैन से टक्कर ले रहे हैं। महादेव ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने दरवाजे के लॉक को तार लगाकर खोला और भीतर प्रवेश कर गए। महादेव ने सिगरेट सुलगाई और गंभीर स्वर में बोला, मैं फिर कहता हूं कि ब्लैकमैन से टकराना ठीक नहीं। यह मुकाबला बराबर का नहीं है। अब इस बारे में बात करने से कोई टकराव तो होगा ही। मैं ब्लैकमैन के खिलाफ जंग छेड़ चुका हूं। अगर तुम इस टकराव में कोई हर्ज समझते हो तो बेशक पीछे हट सकते हो, क्योंकि इस मामले में आना मौत के मुंह में छलांग लगाना है। महादेव मुस्कुराया, अजीब यार हो तुम। जब नोटों का मामला हुआ तो तुम्हारे साथ, और जब मारधाड़ का मामला सामने आए तो खिसक जाऊं। इसमें कायदे की बात कहां से आ गई? मैं तुम्हारे साथ हूं और साथ रहूंगा। दौलत लूटने में भी, किसी की जान लेने में भी। मुझे अपने से कम ना समझो। ब्लैकमैन ने तुम्हारी जान ही नहीं, मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। जवाब में देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। अगले ही पल महादेव ने सिगरेट एस्ट्रे में मस ली और महेश चंद्र के घर का कोना कोना छानने में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करते हुए कष्ट लेने लगा। 15 मिनट बाद महादेव फौरिग होकर उसके पास आ पहुंचा। देवराज चौहान ने आंखें खोली। ढूंढ लिया माल? देवराज चौहान मुस्कुराया, मिला या नहीं? महादेव गहरी सांस लेकर रह गया। तुम क्या समझते हो, महेश चंद्र ने 1,60,00,000 की हुई फ्लैट पर रख छोड़ा होगा कि तुम आओ और उठाकर माल ले जाओ? महेश चंद्र को पागल समझते हो क्या? मैंने सोचा शायद पागल ही हो, महादेव खींच कर बोला। जवाब में देवराज चौहान हौले से मुस्कुरा कर रह गया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। दोनों ने सिर घुमाए। दरवाजे के ठीक बीचों बीच इंस्पेक्टर महेश चंद्र खड़ा था। महेश चंद्र के होठों पर बहुत ही मीठी मुस्कान उभरी। वह भीतर आ गया। दरवाजा खुला देखकर मैं तो हैरान हो गया कि मेरे घर में कौन घुस आया है। अब तो तसल्ली हो गई। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हाँ, वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी बेटी की कोई खबर? महेश चंद्र के चेहरे पर दुख के बादल मंडराने लगे। उसकी और क्या खबर मिलनी है इसके सिवाय कि वह ब्लैकमैन के कब्जे में है। ब्लैकमैन का आदमी जो मुझ तक खबरें पहुंचाता है, उसने इस बात की पुष्टि तो की है कि मेरी बेटी ब्लैकमैन की कैद में तो है, लेकिन कहाँ है वह इस बात का पता नहीं लगा सका। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। अब मेरी भी एक बात का जवाब दे दो, महादेव ने मीठे स्वर में कहा। क्या? महेश चंद्र ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। 1,60,00,000 तुमने कहाँ रख छोड़ा है? यूं समझो वह पैसा मेरी बेटी अर्चना के पास है। उसे ब्लैकमैन के कब्जे से निकाल लाओ तो वह तुम्हें सारा पैसा दे देगी, या ब्लैकमैन के पूरे निजाम को इस तरह निस्ता नाबूद कर दो कि वह कभी सिर न उठा सके, फिर किसी औरत को अपनी कैद में रखने के काबिल ही न रहे, तब तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। लंबा रास्ता है। महादेव ने गहरी सांस ली। इसमें वक्त तो लगेगा। मत भूलो कि अगर रास्ता लंबा है तो रकम भी बड़ी है। महादेव समझ गया कि यह बूढ़ा खुसट पुलिसिया अपने पांवों पर पानी भी नहीं पड़ने देगा।
महेशचंद्र ने सिगरेट सुलगाई और थके स्वर में देवराज चौहान से बोला, यहाँ कैसे आए? तुमने मौके पर हमारी जान बचाकर हम पर बहुत उपकार किया, कुछ भी कह लो। महेशचंद्र ने कंधे उचकाए, मैंने किसी पर कोई उपकार नहीं किया। तुम लोगों की जान बचाने के पीछे अपना ही मतलब था, वरना मैं खुद को खतरे में क्यों डालता? चंद पलों की खामोशी के उपरांत देवराज चौहान ही बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कैसी शर्त? ब्लैकमैन को तबाह करने की। अचानक ही महेशचंद्र का चेहरा खिल उठा। मुझे विश्वास था कि तुम मेरी बात अवश्य मानोगे, महेशचंद्र ने प्रसन्न स्वर में कहा। ब्लैकमैन के बारे में बताओ। क्या? यही कि वह कौन है, कहाँ रहता है, उसके बारे में हर खास बात। महेशचंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। मिनट भर वह गहरी सोच में डूबा रहा। देवराज चौहान और महादेव की निगाहें उस पर जमी थी। फिर महेशचंद्र ने सिर उठाकर कहा, मैं पिछले 4 सालों से ब्लैकमैन के पीछे हूँ। उसके बारे में हर तरह की जानकारियां इकट्ठी करता रहा हूँ। मुझे उसके बारे में कई बातें पता है जो कोई भी नहीं जानता। मेरी निगाहें ब्लैकमैन की संस्था के भीतर तक है, परंतु ब्लैकमैन के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। ब्लैकमैन के बारे में मैं तो क्या, शायद कोई भी नहीं जानता कि वह कौन है। अगर किसी ने ब्लैकमैन को देखा है तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता। ब्लैकमैन एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई खौफ खाता है। ब्लैकमैन के नाम पर बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और यह काम करता है ब्लैकमैन का सबसे खास आदमी रामानंद शास्त्री। प्रत्यक्ष रूप में वही ब्लैकमैन के दूत के रूप में सामने रहता है। हैरानी है, महादेव बोला। अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बदमाश है ब्लैकमैन, और आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरी जानकारी तो यही कहती है कि किसी ने उसे नहीं देखा। अगर किसी ने देखा है तो मैं कह नहीं सकता। बहरहाल आमतौर पर ब्लैकमैन को किसी ने नहीं देखा। हैरत की बात है, ब्लैकमैन को किसी ने ना देखा है। यह बात मानने लायक है क्या? देवराज चौहान ने होठों को सिकोड़ कर कहा, कम से कम मेरे गले से नीचे तो यह बात नहीं उतरती। जो मैं जानता हूं बता दिया, बाकी तुम बाहर से मालूम कर लो। जब तुम ब्लैकमैन के बारे में कुछ नहीं जानते तो उससे टक्कर लेने के मामले में तुम मेरी क्या सहायता कर सकोगे? कुछ भी नहीं। यह तो हवा में थप्पड़ मारने वाली बात हो गई। महेशचंद्र के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैलती चली गई। यह ठीक है कि मैं ब्लैकमैन के बारे में कुछ नहीं जानता। 4 सालों से मैं ब्लैकमैन के बारे में कुछ नहीं जान सका, तो इसी बात से जाहिर है कि उसके बारे में हद से ज्यादा भी जानता हूं। इतना कुछ कि जितना बाहरी आदमी नहीं जान सकता। इस संस्था की ढेरों कमजोर नसें मेरे हाथों में है। मसलन ब्लैकमैन के खास खास आदमी कौन से हैं, या संस्था को कैसे चलाते हैं, उनके रहने के गुप्त ठिकाने कौन से हैं, या लोग संस्था का करोड़ों का अवैध सामान कौन कौन सी जगह पर रखते हैं, इस संस्था का संचालन कहाँ से होता है। ऐसी 50 बातें जो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। महेशचंद्र के चेहरे पर क्रोध की स्याही फैलती चली गई। जानने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में हर जगह ब्लैकमैन के खैर ख्वाह जो मौजूद है, वो ब्लैकमैन की तरफ किसी की उंगली उठने नहीं देते। इस शहर का कानून ब्लैकमैन का गुलाम होकर रह गया है, और मैं इस गुलामी की जंजीर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। देवराज चौहान कई पलों तक खामोश रहा। ब्लैकमैन के सारे काम प्रत्यक्ष रूप से रामानंद शास्त्री नाम का आदमी करता है। हाँ, तो वह ब्लैकमैन की असलियत अवश्य जानता होगा। देवराज चौहान बोला, मेरा भी यही ख्याल है। वह ब्लैकमैन की असलियत अवश्य जानता होगा। उसके नीचे सावन बिलोविया है, फिर जयचंद। लेकिन सावन बिलोविया और जयचंद को ब्लैकमैन की असलियत नहीं मालूम होगी। वह ओहदे में छोटे हैं। इन तीनों नामों ने इस सारी संस्था को कंट्रोल कर रखा है। इन लोगों की जड़ें बहुत गहरी है। यह तीनों बॉस इतने खतरनाक है कि इस बारे में कुछ कहना ही बेकार है। दरिंदगी के जीते जागते नमूने हैं। सांप को तो एक बारगी मौका दिया जा सकता है, लेकिन इन लोगों को नहीं। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। यार, यह तो बड़ी खतरनाक बातें करने लग गया। महादेव हड़बड़ा कर बोला, हत्यारों की फौज है इनके पास। महेशचंद्र ने महादेव की बात पर ध्यान न देकर कहा, और हत्यारे इतने खतरनाक हैं कि सरेआम शिकार को शूट करके आराम से निकल जाते हैं। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि इस मामले को मामूली मत समझना। जान जाने का पूरा पूरा खतरा है। यह ठीक है कि तुम हौसलामंद, दिलेर, जाबाज इंसान हो। करने पर आओ तो बहुत कुछ कर सकते हो, परंतु सामने तुमसे भी बड़ा दिलेर मौजूद है। इस मामले में हाथ डालने से पहले हर दिशा की तरफ सोच लेना। एक बार भीतर घुस गए तो फिर बाहर निकलना कठिन है। तुम्हारे कहने से पहले ही मैं ये सब बातें सोच चुका हूँ। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा, सच पूछो तो मैं इस मामले में कभी भी हाथ नहीं डालता।
1,60,00,000 के कारण भी नहीं, जो कि तुमने दबा रखा है। वह मैं तुमसे किसी और तरीके से वसूल कर लेता, परंतु अब मेरे सामने हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि ब्लैकमैन के खिलाफ मुझे खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वह हर कीमत पर मेरी जान ले लेना चाहता है और मैं भागा फिर रहा हूँ। जब तक भागता रहूंगा वह मुझ पर वार करता रहेगा और मेरी जान लेने में कामयाब भी हो जाएगा। ब्लैकमैन ने खुद ही मुझे मजबूर किया है कि मैं पलटकर उसके वारों के जवाब में पलटवार करूं, और ऐसी स्थिति में मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जान जाती है या बचती है। महेश चंद्र जवाब में कुछ नहीं बोला। तुम मुझे ब्लैकमैन की संस्था के बारे में एक एक बात सिलसिलेवार ढंग में बताओ। हर बात, कुछ बची ना रह जाए। हर ठिकाने और जगह का पता बताओ। उसके बाद ही मैं इस बात का फैसला करूंगा कि इन लोगों से मुझे कैसे टक्कर लेनी है, कैसे इस संस्था को खत्म करना है। करीब 1 घंटे तक महेश चंद्र ब्लैकमैन की संस्था के बारे में बताता रहा। उसकी कही हर बात देवराज चौहान और महादेव ने ध्यानपूर्वक सुनी। देवराज चौहान ने मन ही मन इस बात को महसूस किया कि ब्लैकमैन ने अपनी संस्था को बहुत ही मजबूत ढंग से खड़ा कर रखा है। वास्तव में उसे हिला पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वह तो यह फैसला कर चुका था कि इस संस्था की जड़ें तक उखाड़कर ब्लैकमैन का नामो निशान समाप्त कर देना है। वहां छाई खामोशी को महेश चंद्र ने तोड़ा। तुम घाटे में ना रहो, इसलिए तुम्हें एक और फायदा पहुंचाना चाहता हूं। क्या मतलब? देवराज चौहान की निगाह उस पर जा टिकी। महेश चंद्र ने सिगरेट सुलगाई, कश लेकर बोला, तुम ब्लैकमैन के खिलाफ कदम उठाने जा रहे हो, इसलिए लगे हाथों मैं तुम्हारा फायदा करा देना चाहता हूँ। तुमने जसवंत मेहरा का नाम तो सुना होगा। जसवंत मेहरा? महादेव चौंका। हाँ सुना है, ब्लैकमैन के बाद उसी का नंबर आता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उसी जसवंत मेहरा की बात कर रहा हूँ। उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि किसी प्रकार ब्लैकमैन अंडरवर्ल्ड से हट जाए और अंडरवर्ल्ड का किंग बन बैठे। आज से 5 साल पहले वह अंडरवर्ल्ड का किंग बनने जा रहा था कि ब्लैकमैन ने उसे दबा दिया था। तो अब तो तुम ब्लैकमैन को खत्म करने की ठाने हुए हो। जसवंत मेहरा यह बात जानकर बहुत खुश होगा, तुम्हें सर आंखों पर बिठाएगा। महेश चंद्र का स्वर गंभीर था। तुम जसवंत मेहरा से मिलो, से बात करो, उसे कहो कि तुम उसके लिए ब्लैकमैन को सिरे से तबाह कर सकते हो। बदले में वह क्या देगा? तुम उससे सौदेबाजी करके बहुत ही मोटी रकम हासिल कर सकते हो। ब्लैकमैन का नामो निशान मिट जाए, इसके लिए तो वह अपनी सारी दौलत लुटा सकता है। वास्तव में? महादेव जोर से हंसा। यह इंस्पेक्टर तो बहुत ही मौका परस्त है, हर तरफ नजर रखता है, और कमीशन के तौर पर कितना वसूलोगे हमसे? कुछ भी नहीं। मैं ब्लैकमैन की तबाही और हो सका तो अपनी बेटी अर्चना को वापस पाना चाहता हूँ। जैसे कि ब्लैकमैन के फंदे से निकाल पाना बेहद कठिन है, मैंने तो उसकी वापसी की आशा ही छोड़ दी है। अपनी बेटी की तस्वीर दिखाओ, देवराज चौहान ने कहा। महेश चंद्र ने देवराज चौहान और महादेव को अर्चना की तस्वीर दिखाई। दोनों ने अर्चना का चेहरा अपने मस्तिष्क में सुरक्षित बिठा लिया। जसवंत मेहरा से तुम्हें और भी फायदा हो सकता है। महेश चंद्र ने तस्वीर वापस रख ली। क्या? जसवंत मेहरा बहुत ही दमखम और रसूख वाला आदमी है। ताकत की उसके पास कोई कमी नहीं, परंतु ब्लैकमैन के सामने उसकी हस्ती नहीं चल पा रही है। ब्लैकमैन से टकराव में वह तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेगा, असले से, आदमियों से और दौलत से। तुम उसकी ताकत का ब्लैकमैन के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल कर सकोगे। महेशचंद्र के होठों पर मुस्कान उभरी। यार तू तो बहुत पहुंचा हुआ पुलिसिया है, महादेव खुशी से हंसा। जसवंत मेहरा से मैं कहाँ मिल सकूंगा? देवराज चौहान ने पूछा। उससे मिल पाना तो मुश्किल है, मेरे पास उसका फोन नंबर है। उस फोन पर तुम उसके आदमियों से बात कर सकते हो। उसके बाद का जो रुख होगा देख लेना। तुम्हारे पास उसका फोन नंबर कैसे आया? जसवंत मेहरा के खास आदमी भूरे लाल मुझसे मिला था। वह ब्लैकमैन के खिलाफ मुझे सहायता देना चाहता था, क्योंकि वह लोग मुझे मारने पर तुले थे। लेकिन मैंने सहायता लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ब्लैकमैन मेरी जान लेना चाहता है तो वह लेकर ही रहेगा। कोई भी मुझे बचा नहीं सकेगा। महेशचंद्र बोला। लाओ जसवंत मेहरा का फोन नंबर मुझे दो। देवराज चौहान बोला। अभी बात करोगे? हाँ, रात हो रही है। ऐसे काम रात को ही होते हैं महेशचंद्र। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। महेशचंद्र ने उसे फोन नंबर दे दिया तो देवराज चौहान फोन की तरफ बढ़ गया। हेलो। लाइन मिलते ही दूसरी तरफ से भारी स्वर उसके कानों से टकराया। मुझे जसवंत मेहरा से बात करनी है। जसवंत मेहरा? दूसरी तरफ से अजीब से लहजे में कहा गया। पागल तो नहीं हो गए तुम? इस फोन पर सिर्फ हमसे बात होती है। कौन हो तुम? भूरे लाल से बात करा दो। तुम कौन हो यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम भूरे लाल से मेरी बात कराओ। कम से कम अपना झूठा सच्चा जो भी हो नाम तो बता दो। दूसरी तरफ से कहा गया। मेरा कोई नाम नहीं है,
भूरेलाल से मेरी बात कराओ, अपना फोन नंबर दे दो। देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर महेश चंद्र का फोन नंबर दे दिया। यह नंबर तो इंस्पेक्टर महेश चंद्र का है। दूसरी तरफ से तुरंत कहा गया, तो क्या हो गया? कुछ नहीं, फोन पर रहो, कुछ देर बाद भूरेलाल साहब का फोन आएगा। फोन की घंटी बजी। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। हेलो, तुमने अभी फोन किया था? हाँ, देवराज चौहान बोला। तुम कौन हो? भूरेलाल। मेरा नाम देवराज चौहान है। देवराज चौहान। भूरेलाल का चौंकाहट से भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। हाँ, मैं जसवंत मेहरा से कुछ बात करना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? इंस्पेक्टर महेश चंद्र के घर पर। महेश चंद्र कैसे हैं? मेरे सामने बैठे हैं। ठीक है, मैं कार भेज रहा हूँ। 1 घंटे में कार तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। साथ में मेरा दोस्त भी है। कौन? महादेव नाम है उसका। खास है? हाँ। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं यह कैसे पहचानूंगा कि वह कार मेरे लिए ही आई है? बहस में मत पड़ो। जो भी कार आएगी वह तुम्हारे लिए ही होगी। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि नीले रंग की कार का नंबर 7569 है। ठीक है। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। जसवंत मेहरा की आंखें हर समय खुली रहती है। महेश चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर वह अंडरवर्ल्ड की दूसरी बड़ी हस्ती है। तुम्हारे सिलसिले में उसे हर बात मालूम होगी। मेरा भी यही ख्याल है। तभी तो भूरेलाल हमें मिलने को फौरन तैयार हो गया। देवराज चौहान ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, तुम जसवंत मेहरा से मिले हो महेश चंद्र? नहीं। महेश चंद्र ने सिर हिलाया। जसवंत मेहरा से मिलना तो दूर, कभी उसे देखने का भी इत्तेफाक हासिल नहीं हुआ। 3 दिन पहले भूरेलाल से अवश्य मुलाकात हुई थी। जसवंत मेहरा कैसा आदमी है ज्यादा तो नहीं जानता, फिर भी विश्वास के काबिल है। आज की तारीख में उसे केवल वह है, ब्लैकमैन की मौत। फिलहाल तो यही उसकी अंतिम ख्वाहिश है। उसकी इस इच्छा को जो भी पूरा करेगा वह तमाम उम्र उसके पांव धो धोकर पीता रहेगा, महेश चंद्र ने बताया। कदमों की आहटें उनके कानों में पड़ी। देवराज चौहान और महादेव के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। निगाहें खोले दरवाजे पर जा टिकी। तभी 2 आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। चेहरे से वह खतरनाक नजर आ रहे थे, वैसे थे सलीकेदार। उन्होंने रिवॉल्वर पर निगाह मारी। आइए, हमें भूरेलाल साहब ने भेजा है, एक निशांत स्वर में कहा। कार पर आए हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। कार का रंग क्या है? नीला, और नंबर 7569 है। देवराज चौहान और महादेव ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। अच्छा महेश चंद्र। देवराज चौहान ने उसे देखा। जवाब में महेश चंद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। देवराज चौहान और महादेव उन दोनों के साथ बाहर निकल गए। बाहर 2 व्यक्ति और मौजूद थे। देवराज चौहान ने कार का रंग और नंबर चेक किया, फिर महादेव के साथ भीतर बैठ गया। कार तेजी से आगे बढ़ गई। सफर के दरमियान कोई भी कुछ ना बोला। आधे घंटे बाद कार सड़क के किनारे रोकते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों यहीं उतर जाइए। यहाँ? लेकिन हम तो भूरेलाल, हम कुछ नहीं जानते। दूसरे ने सपाट लहजे में कहा, हमें ऊपर से यही आदेश मिला है कि आप लोगों को वहां से पिकअप करके यहाँ उतार देना है। देवराज चौहान और महादेव की निगाहें आपस में टकराई। भूरेलाल साहब से हमारा सीधा संबंध नहीं है, उसने जवाब दिया। फिर तुम लोगों को आदेश किसने दिया? यह बात आपको नहीं बताई जा सकती। आप दोनों कार से बराए मेहरबानी नीचे उतर जाइए। लेकिन महादेव ने कुछ कहना चाहा कि देवराज चौहान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल गया। महादेव भी बाहर आ गया। यह क्या बात हुई? महादेव ने उखड़े स्वर में कहा। क्या बात? यही कि हमें महेश चंद्र के घर से लिया और यहाँ उतार दिया। देवराज चौहान कुछ कहने ही जा रहा था कि सामने से आती कार एकाएक उसके पास आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर भूरेलाल मौजूद था। उसने हाथ पीछे करके कार का पिछला दरवाजा खोला और इशारे से उन्हें भीतर आने को कहा। दोनों कार के पास पहुंचे। कौन हो तुम? भूरेलाल। देवराज चौहान और महादेव भीतर जा बैठे। कार तेजी से आगे बढ़ गई। तुम लोग बहुत सावधानी बरतते हो। बरतनी पड़ती है। भूरेलाल ने सिर हिलाया। हमारी जिंदगी ही खतरों से भरी पड़ी है। जरा भी लापरवाही हुई नहीं कि शरीर गोलियों से छलनी हो गया। मौत तो हर समय हमारा साया बनकर रहती है। ब्लैकमैन का डर है तुम्हें? हाँ, भूरेलाल ने स्पष्ट कहा। कुछ देर बाद भरे पूरे इलाके में बनी आलीशान कोठी के सामने कार रुकी। दरबान ने गेट खोला तो कार भीतर पोर्च में पहुंच गई। आज तक किसी को नहीं मालूम कि जसवंत मेहरा कहां पर मौजूद होता है। तुम लोग पहले इंसान हो जिसने जसवंत मेहरा का ठिकाना देखा है। भूरेलाल बाहर निकलते हुए बोला। हम पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि तुम देवराज चौहान हो और देवराज चौहान के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है। कम से कम हम इतना तो जानते हैं कि देवराज चौहान हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। देवराज चौहान और महादेव कार से बाहर निकल आए।
वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती भूरेलाल। जवाब में भूरेलाल कंधे उचकाकर रह गया। जसवंत मेहरा ने मुस्कुराकर देवराज चौहान का स्वागत किया। देवराज चौहान, भूरेलाल बोला, मैंने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो और किससे मिलना चाहते हो, क्योंकि बिना पूछे ही मैं जानता हूं कि तुम जसवंत मेहरा से मिलना चाहते हो, क्योंकि ब्लैकमैन तुम्हारी जान के पीछे है और तुम अपनी जान बचाना चाहते हो और तुम्हारी जान सिर्फ जसवंत साहब ही बचा सकते हैं, वही ब्लैकमैन से टक्कर ले सकते हैं। देवराज चौहान के होठों से हल्की सी हंसी निकली। महादेव भी मुस्कुरा कर रह गया। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं देवराज चौहान, जसवंत मेहरा बोला। ब्लैकमैन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आज से तुम हमारी छत्र छाया में रहोगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और मुस्कुराकर बोला, जसवंत मेहरा, मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करने आया था, उल्टे तुम मेरी परेशानी दूर करने पर उतारू हो गए। यह तो उल्टी गंगा बहनी आरंभ हो गई। उल्टे बाज बरेली को। महादेव हंसा। जसवंत मेहरा और भूरेलाल के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। क्या कहना चाहते हो तुम लोग? जसवंत मेहरा ने शांत भाव में पूछा। देवराज चौहान ने सिगरेट का लंबा कश लिया, फिर बोला, अब यह बात तो जग जाहिर है कि ब्लैकमैन मेरी जान का ग्राहक बन चुका है। वह हर कीमत पर मेरी जान ले लेना चाहता है और मैं अभी तक उससे अपनी जान बचाता फिर रहा था। तो अब मैंने सोचा है या तो ब्लैकमैन से टक्कर लूं या फिर इस शहर को छोड़ दूं। जसवंत मेहरा और भूरेलाल उसे ही देख रहे थे। तुम लोग चाहते क्या हो? तुम लोग क्या चाहते हो? देवराज चौहान पुनः क्या उठा। क्या मतलब? तुम क्या चाहते हो जसवंत मेहरा? ब्लैकमैन से टकराऊं या इस शहर से निकल जाऊं? मैं समझा नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यहां क्यों आए हो? जसवंत मेहरा बोला। दरअसल मैं इस शहर से निकल जाना चाहता हूं, नहीं तो ब्लैकमैन मेरी जान ले लेगा। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें इस शहर से निकाल दें तो निकाल देते हैं। शुक्रिया, तुमने मेरी कठिनाई हल कर दी। देवराज चौहान मुस्कुराया। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं ब्लैकमैन से भिड़ भी सकता हूँ। मेरे चाहने से तुम भिड़ लोगे? जसवंत मेहरा ने उसकी आंखों में झांका। हाँ, क्यों? मेरे कहने से भला तुम यह क्यों करने लगे? जसवंत मेहरा, तुम ब्लैकमैन के हाथों परेशान हो। तुम हर कीमत पर उसकी जगह लेना चाहते हो, लेकिन ब्लैकमैन तुम्हें ऐसा कोई मौका देने को तैयार नहीं। तुम लाख कोशिश करके थक हार चुके हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं ब्लैकमैन को तबाह कर दूं, इसके लिए तुम्हें मुझसे सौदा करना होगा। मुझे मोटी रकम देनी होगी। जसवंत मेहरा बात को समझा। उसने सिर हिलाया। तो यह बात है? हाँ, तुम ब्लैकमैन से टक्कर लोगे, बशर्ते कि अगर तुम चाहो तो। मेरे पास खुद अपनी तगड़ी ताकत है, फिर भी मैं ब्लैकमैन को पार नहीं कर सका। तुम अकेले इस एक साथी के दम पर क्या तीर मार लोगे? मैं वह तीर मार सकता हूं जो तुम नहीं मार सके आज तक। कुछ कामों को ताकत की नहीं समझ की जरूरत होती है जसवंत मेहरा, कि दुश्मन के जिस्म के कौन से हिस्से पर वार किया जाए कि वह सह न सके। जसवंत मेहरा उसी गहरी निगाहों से देखता रह गया। मैं नहीं समझता कि तुम ब्लैकमैन का एक बाल भी उखाड़ पाओगे। मैं उसके सारे के सारे बाल उखाड़ सकता हूं। अब सीधी बात करो, सौदा करते हो? ब्लैकमैन से मैं टकराऊं? उसके लिए तुम्हें मोटी रकम अदा करनी होगी, नहीं तो मैं आज रात ही इस शहर से निकल जाऊंगा। उसके बाद निपटते रहना ब्लैकमैन से। जसवंत मेहरा कुछ कहने ही वाला था कि भूरेलाल बोला, जसवंत साहब जरा एक मिनट। भूरेलाल जसवंत मेहरा को कोने में ले गया। मेहरा साहब, यह देवराज चौहान है। भूरेलाल धीमे स्वर में बोला, यह बहुत ही खतरनाक इंसान और अपनी धुन का पक्का है। अगर यह ब्लैकमैन से निपटने को कह रहा है तो इसकी बात में दम होगा। पूरे पूरे चांस है कि यह निपट भी लेगा। यह ऐसे कई बड़े बड़े कांड कर चुका है, अकेला होकर भी यह पूरी फौज की टुकड़ी के बराबर है। जसवंत मेहरा के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी। तुम क्या समझते हो, मैं देवराज चौहान के बारे में जानता नहीं? भूरेलाल खामोश रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर देवराज चौहान हमारे साथ मिल जाए तो ब्लैकमैन की बुरी हालत हो जाएगी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरेगा। इस इंसान में जाने क्या बात है कि यह बड़े से बड़ा काम कर डालता है, जो कि हम जैसे लोग भी नहीं कर पाते। तुम क्या समझते हो, मैं देवराज चौहान को जाने दूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा खूबसूरत मौका मेरे हाथ से नहीं निकल सकता। जसवंत मेहरा शांत लहजे में कह रहा था। और तुम तो अभी देवराज चौहान की चाल भी नहीं समझ सके। कैसी चाल? भूरेलाल हैरान हो गया। ब्लैकमैन देवराज चौहान के पीछे पड़ा। आखिरकार देवराज चौहान ने ब्लैकमैन से टकराने का फैसला कर लिया। अब देवराज चौहान बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है। हमें यह बात शो कर रहा है कि वह हमारे लिए ब्लैकमैन से टकराने जा रहा है ताकि हमसे माल झाड़ सके, और मैं उसका भ्रम बने रहना देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं
और ब्लैकमैन को तबाह करना चाहता है, यही हमारे लिए बहुत है। अब वह रकम की सौदेबाजी करेगा, कर ले, हम दे देंगे। दौलत हमारे पास अथाह है, 2 नंबर के धंधों से हमने बहुत कमाई की है। हो सकता है कि यह वास्तव में ब्लैकमैन को खत्म कर दे। भूरेलाल ने सहमति से सिर हिलाया। दोनों देवराज चौहान और महादेव के पास पहुंचे। भूरेलाल कहता है कि तुम्हें आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं है, जसवंत मेहरा बोला। समझदार है तुम्हारा आदमी, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। बोलो क्या चाहते हो, तुम कितना दे सकते हो? मेरे देने की बात छोड़ो, तुम अपनी डिमांड बताओ। जसवंत मेहरा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बरसों से नंबर 2 के धंधे करते आ रहे हो। तुम्हारे पास करोड़ों की अथाह दौलत है, उसमें से मैं सिर्फ 2 करोड़ मांगता हूं। जसवंत मेहरा ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। बहुत ज्यादा है यह। भूरेलाल ने होठ खोले। ज्यादा कहाँ? महादेव बोला। 2 घंटे में मैं सारे नोट गिन लूं। देवराज चौहान। जसवंत मेहरा बोला, बात वो करो जो बन जाए। मैं वैसी बात कर रहा हूं। 2 करोड़ तुम्हारे लिए मामूली बात है, मेरे लिए तो 5 करोड़ भी मामूली है। तुम सिर्फ अपनी बात करो। बोला तो 2 करोड़। हाँ, बहुत ज्यादा है, सौदा नहीं पट सकता। जसवंत मेहरा ने स्पष्ट कहा। कुछ ज्यादा नहीं है। तुम लोगों की अक्सर कई करोड़ों की असाइनमेंट पुलिस के हाथों में पड़ जाती है, तब भी तुम लोगों के माथे पर शिकन नहीं आती। देवराज चौहान बोला। वह बिजनेस है, बिजनेस में नफा नुकसान चलता ही रहता है, और हम जो सौदा कर रहे हैं वह तुम्हारे बिजनेस से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। कल को जब तुम ब्लैकमैन की जगह लोगे तो जाने ब्लैकमैन का कितना माल तुम्हारे हाथ लगेगा। मुझे सब चिबाग मत दिखाओ। देवराज चौहान ने महादेव को देखा। चलो महादेव, इस शहर से निकल चलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। मैं भी यही सोच रहा हूं। महादेव ने फौरन सिर हिलाया। सौदा पटता नहीं लगता। मेहरा साहब, भूरेलाल बोला, इनसे 1 करोड़ में बात तय कर लीजिए। 1 करोड़? जसवंत मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ, इतने पर बात बन सकती है। 1 करोड़ में तो हम ब्लैकमैन के आदमी की टांग भी ना तोड़े। महादेव ने मुंह बनाया। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। जसवंत मेहरा बोला, और इतना भी हम इसलिए दे रहे हैं कि देवराज चौहान हो, अंडरवर्ल्ड के नामी व्यक्ति हो, इसे भी अपने पास रखो, कभी तुम्हारे काम आएगा। देवराज चौहान बोला। आओ महादेव, आधी रात बीत चुकी है, भोर के उजाले के पहले ही हमें शहर को छोड़ देना चाहिए। चलो। दोनों वहां से जाने के लिए पलटे। जसवंत मेहरा और भूरेलाल की निगाहें आपस में मिली। मेहरा साहब, 1.25 करोड़ कर दीजिए। देवराज चौहान हमारे फायदे का ही तो काम कर रहा है। ठीक है, जसवंत मेहरा ने लापरवाही दर्शाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। देवराज चौहान और महादेव ठिठके। देवराज चौहान पलटकर जसवंत मेहरा को तीखी निगाहों से देखने लगा, फिर शब्दों को चबाकर बोला, मेरे साथ खेल खेल रहे हो जसवंत मेहरा। कैसा खेल? चूहे बिल्ली का खेल? मैं समझा नहीं। पहले तुम 1 करोड़ पर थे, अब 1.25 करोड़ पर आ गए। 2 मिनट बाद 1.5 करोड़ पर आ जाओगे। भूल जाओ इस बात को कि मैं इस काम के लिए 2 करोड़ से कम पर सौदा करूंगा, और मैं मामले में तभी हाथ डालूंगा जब तुम 2 करोड़ देने की हामी भरो। हामी ही नहीं, एडवांस भी। महादेव जल्दी से बोल पड़ा। मर्दों की तरह बात करो। 2 करोड़ देते हो या नहीं? हाँ या ना? ना करने के बाद पीछे से हाँ की आवाज मत देना, तब मैं 2 का 3 कर दूंगा। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। जसवंत मेहरा होठ भींचकर देवराज चौहान की आंखों में झांकने लगा। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे इस प्रकार बात कर सके, परंतु उसने यह ढंग भी बर्दाश्त किया क्योंकि उसके सामने देवराज चौहान था। वह कोई मामूली इंसान नहीं था। अगर वह अंडरवर्ल्ड का खतरनाक शख्सियत था तो देवराज चौहान अंडरवर्ल्ड का वो थंब था जो बरसों से हर तरह के मौसम का मुंह तोड़ जवाब देते हुए वहीं का वहीं खड़ा था। कई पलों तक दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। मंजूर है, जसवंत मेहरा ने अपने भारी शब्दों से खामोशी तोड़ी। महादेव का चेहरा खिल उठा। उसने मन ही मन महेश चंद्र को दुआ दी। जिसने उन्हें जसवंत मेहरा का ध्यान दिलाया था, वह हिसाब लगाने लगा कि इस काम के पूरे होते ही वह लोग 3 करोड़ 60 लाख के मालिक बन जाएंगे। जसवंत मेहरा के इन शब्दों के साथ वहां मौजूद तनाव कुछ कम हुआ। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए सिगरेट सुलगा ली। और इस लड़ाई के दौरान देवराज चौहान ने धुआं उगला, हथियार वगैरह या अन्य किसी भी चीज की जरूरत को तुम पूरा करोगे, यह खर्चा तुम्हारा, इस बात की तुम फिक्र ना करो। जसवंत मेहरा के होठों पर सख्त मुस्कान उभरी। तुम जैसा भी हथियार चाहोगे मिलेगा, गोला बारूद मिलेगा, जितने भी आदमी चाहोगे मिलेंगे। मेरे पास एक से एक खतरनाक आदमियों की फौज है। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कहते ही मैं खुद मैदान में आ जाऊंगा। गुड। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। ब्लैकमैन से लड़ने के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूं,
जसवंत मेहरा दरिंदगी से कह उठा। वह तो मैं देख ही रहा हूं। मामला डन, जसवंत मेहरा बोला। बोलो, काम कब से शुरू कर रहे हो? देवराज चौहान के कुछ कहने के पहले ही महादेव बोल पड़ा। अभी मामला डन नहीं हुआ। क्या मतलब? जसवंत मेहरा ने असमंजसता भरी निगाहों से उसे देखा। जब किसी भी मामले को लेकर बात पक्की होती है तो कुछ लेन देन होता है। सूखे सूखे बात का कोई मजा नहीं। हाथ मुंह थोड़े से गीले करो, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो तुम रकम चाहते हो? हाँ, 2 करोड़ का मामला तो पक्का हो गया जुबानी जुबानी। अब हाथ पर कुछ रखो तो विश्वास होगा कि बातों में दम है, खाली खाली कागजी कार्रवाई नहीं हो रही, महादेव ने कहा। जसवंत मेहरा ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर महादेव की तरफ मुंह घुमा लिया। जसवंत मेहरा के मुंह से निकले शब्द किसी सरकारी चेक से भी ज्यादा पक्के होते हैं। मैंने कब कहा कि कच्चे हैं? महादेव ने ढीठता से कहा। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। 50 लाख हमने किसी को देना है। अच्छा यही होगा कि हम काम शुरू करने से पहले उसका 50 लाख लौटा दें। क्या पता बाद में मर ही ना जाए। जसवंत मेहरा ने गर्दन घुमाकर पास खड़े भूरेलाल की तरफ देखा। इतना कैश तो रखने का मतलब ही नहीं होता, भूरेलाल ने कहा। कोई बात नहीं, चेक चल जाएगा, महादेव ने सिर हिलाया। सोना चलेगा, दौड़ेगा। तुम लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। जसवंत मेहरा और भूरेलाल बाहर निकल गए। साला, महादेव धीरे से बड़बड़ाया। माल को हवा लगाए बिना ही अपना काम निकल रहा था। अब 50 लाख के सोने को रखोगे कहाँ पर? देवराज चौहान ने उससे कहा। रख लूंगा। कहाँ? बहुत ठिकाने हैं मेरे पास, यूं ही घास नहीं खोदी है मैंने आज तक। 50 लाख का मामला है, जिसके पास भी रखोगे वह हजम भी कर सकता है। मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, यह सब मुझ पर छोड़ दो। कभी तगड़ा धोखा खाओगे, देखा जाएगा। तुम माल तो आने दो, महादेव बेचैनी से बोला। देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर में दोनों वापस लौटे। भूरेलाल ने ब्रीफकेस उठा रखा था और उठाने के ही अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वह कुछ भारी है। महादेव की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। यह लो, पूरे 50 लाख का सोना है, जसवंत मेहरा ने शांत स्वर में कहा। महादेव ने तुरंत आगे बढ़कर ब्रीफकेस को संभाला और उसे खोल कर देखा। पूरा ब्रीफकेस सोने की छोटी छोटी ईंटों से भरा हुआ था। महादेव ने तुरंत ब्रीफकेस बंद कर लिया। इतना माल पास देखकर उसका गला खुश्क हो रहा था। वह पलटकर देवराज चौहान से बोला, तुम बातें करो, मैं माल को ठिकाने लगाकर आता हूँ। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। महादेव भूरेलाल से बोला, मैं बाहर खड़ी तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ। भूरेलाल ने एक तरफ लगी बेल बजाई। तुरंत ही गन थामे एक आदमी हाजिर हुआ। बाहर खड़ी कार। भूरेलाल ने उसे आदेश दिया, यह साहब ले जाएंगे और जब यह वापस आए तो इन्हें आने दिया जाए। जी, कहने के साथ ही वह बाहर की तरफ बढ़ गया। ब्रीफकेस और किसी प्रकार सोने से भरा ब्रीफकेस उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और एक तरफ ले गया। क्या है? महादेव हड़बड़ा उठा। तुम 50 लाख का सोना ले जा रहे हो? देवराज चौहान ने मीठे स्वर में कहा। तो वापस आ जाना। क्या? मेरा मतलब है कि रास्ता मत भूल जाना, जल्दी यहाँ पर वापस लौट आना। यार, तुम तो मुझे मेरे मुंह पर चोर कह रहे हो। महादेव सकपका उठा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चोर कह नहीं रहे हो तो कहने की कोशिश तो कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? मुझे नहीं पता तुम कैसे लगते हो, बस वापस आ जाना। आ जाऊंगा मेरे भाई, विश्वास भी कोई चीज होती है। कब तक आ जाओगे? बस गया और आया, 2 घंटे से ज्यादा नहीं। यानी कि तीसरा घंटा शुरू नहीं होगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जाओ। महादेव फौरन पलटा और बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, फिर जसवंत मेहरा की तरफ बढ़ गया। जसवंत मेहरा के सामने विस्की की खुली बोतल पड़ी थी। वह और देवराज चौहान आमने सामने बैठे थे। बीच में खूबसूरत टेबल थी जिस पर खाने का सामान था। देवराज चौहान के लिए वहां चाय का प्याला मौजूद था। जसवंत मेहरा के इशारे पर भूरेलाल उनके पास ही कुर्सी पर बैठ गया था। ब्लैकमैन के बारे में बताओ। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। तुम पूछना शुरू करो। जसवंत मेहरा ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। ब्लैकमैन कौन है, कहाँ रहता है और कहाँ मिलता है? देवराज चौहान ने पूछा। जसवंत मेहरा ने भूरेलाल को देखा तो भूरेलाल क्या उठा। ब्लैकमैन के बारे में किसी भी तरह की जानकारी किसी को हासिल नहीं है, खुलकर बताओ। ब्लैकमैन की शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी, इसलिए वह कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है, यह नहीं बताया जा सकता। यह कैसे हो सकता है कि ब्लैकमैन को किसी ने देखा ही ना हो, जबकि बदमाशों की दुनिया का वह सबसे बड़ा बदमाश है। उसके सामने आए बिना बात कैसे बन सकती है? देवराज चौहान ने कहा। यही तो सबसे खास बात है कि वह कभी सामने नहीं आया। उसके नाम पर रामानंद शास्त्री ही सामने आता है शुरू से।
ब्लैकमैन को सामने आने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हैरत वाली बात है ये तो, देवराज चौहान बोला। हैरत वाली बात के साथ साथ यह ब्लैकमैन की समझदारी भी है कि हर कोई उससे खौफ खाता है और कोई भी उसे जानता तक नहीं। सिर्फ नाम ही मालूम है ब्लैकमैन। वह जो भी है वास्तव में तेज दिमाग का आदमी है, तभी तो मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वो कभी मेरे हत्थे नहीं चढ़ा। तो मैं किसे अपना निशाना बनाऊंगा? ब्लैकमैन का कोई तो वजूद होना चाहिए। हमें ब्लैकमैन का पता जानने की जरूरत भी नहीं। जसवंत मेरा कहर भरे स्वर में क्या उठा। हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि वह खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कैसे? उसकी संस्था को हम सिरे से तबाह करना शुरू कर देंगे और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम लोगों को तबाह करने के लिए वह सामने अवश्य आएगा, क्योंकि जी तोड़ मेहनत से तैयार कर रखे अपने अपराधों के साम्राज्य को वह आसानी से बर्बाद होते नहीं देख सकेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, शायद नहीं, मैं 100% ठीक कह रहा हूं। ठीक है, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। अब तुम लोग मुझे ब्लैकमैन की संस्था के बारे में बताओ, खास तौर से ऐसी बातें जिनसे कि मुझे उससे टक्कर लेने में सहूलियत हो। जसवंत मेहरा और भूरेलाल 2 घंटे तक ब्लैकमैन की संस्था के बारे में उसे बताते रहे। मन ही मन देवराज चौहान को मानना पड़ा कि ब्लैकमैन की संस्था की पूरी जनपत्री इन लोगों के पास है। देवराज चौहान ने उनका एक एक शब्द सुना। जो सवाल उसने जरूरी समझे वह किए भी। ब्लैकमैन की संस्था के बारे में अब ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसकी जानकारी में ना आ गई हो, और यह सारी जानकारी अब ब्लैकमैन से लड़ने में सहायक सिद्ध होनी थी। वह रामानंद शास्त्री तो ब्लैकमैन के बारे में जानता होगा? देवराज चौहान ने पूछा। ख्याल तो है कि जानता होगा। तुमने कभी रामानंद शास्त्री को पकड़कर यह बात उससे पूछने की कोशिश नहीं की? रामानंद शास्त्री ऐसा खतरनाक इंसान है कि किसी के हत्थे नहीं चढ़ता। मैंने बहुत कोशिश की कि वह एक बार हमारे हाथों में पड़ जाए, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। वह ब्लैकमैन का स्वरूप बना घूम रहा है। फिर वह किसी के हाथ कैसे चढ़ सकता है जबकि हम भी कमजोर नहीं रहे? देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए कलाई पर बंदी घड़ी में समय देखा। महादेव 2 घंटे में वापस आने को कह गया था और अब उसे गए 3.5 घंटे हो चुके थे। तुम कब से काम शुरू करोगे? जसवंत मेहरा ने आशा भरी निगाहों से उसे देखा। कब से क्या, बस थोड़ा आराम करने के बाद लाइन में लग जाऊंगा, देवराज चौहान बोला। तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत है बता दो, मैं इंतजाम करके रखता हूँ। बता दूंगा, पहले मुझे सोच तो लेने दो। तुम्हारा वह दोस्त महादेव अभी तक वापस नहीं लौटा? भूरेलाल ने पूछा। आ जाएगा, ऐसे कामों में देर तो लगती ही है, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। उसके बाद सुबह 6 बजे तक वह बातों में व्यस्त रहे। उसके बाद देवराज चौहान सोने के लिए बेड पर चला गया। 2 घंटे में आने को कहकर आधी रात का गया महादेव अभी तक वापस नहीं लौटा था। महादेव आया? 10 बजे आंखें खुलने पर भूरेलाल को सामने पाकर देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। वाह प्रभु, तेरे बनाए इंसान निराले। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली और अधलेटा सा होकर उसने सिगरेट सुलगा ली। भूरेलाल गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। महादेव को तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, भूरेलाल ने टटोलने वाले स्वर में कहा। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर भूरेलाल को देखा। वह सिर्फ सोना रखने ही नहीं गया था, कुछ और भी काम करने थे उसे। देवराज चौहान उसे टालने वाले अंदाज में बोला। और जिस काम के लिए गया था वहां से लौटने में 1-2 साल भी लग सकते हैं, या फिर हो सकता है वह लौटे ही नहीं, भूरेलाल ने हंसकर कहा। वह लौटेगा तो अवश्य, अलबत्ता उसे आने में कितनी देर लगेगी यह मैं नहीं कह सकता। घंटों का वक्त लगता है या सालों का, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। भूरेलाल लापरवाही से कंधे उचका कर रह गया। जसवंत मेहरा कहाँ है? सोकर उठा है। मैं नहा धोकर आता हूँ, उससे बात करनी है, देवराज चौहान बेड से उठते हुए बोला। भूरेलाल ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। नींद पूरी तो हुई नहीं होगी, फिर भी कुछ आराम तो हो गया होगा, जसवंत मेहरा ने देवराज चौहान को देखते हुए दोस्ताना लहजे में कहा। तुम्हारा दोस्त महादेव नहीं आया? किसी काम में फंस गया होगा। खैर अब बोलो, क्या प्रोग्राम बनाया है तुमने? जसवंत मेहरा बोला। आज रात को हरकत में आने का इरादा है, देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। मसलन क्या कदम उठाओगे? मैंने कब क्या करना है यह तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा मेरा, बस करने के बाद ही तुम्हें पता चल सकेगा। मर्जी तुम्हारी, जसवंत मेहरा ने शांत चित्त स्वर में कहा। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था कि शायद मैं तुम्हें कोई बेहतर सलाह दे सकूं। 1 से 2 ज्यादा बेहतर रहते हैं। जब मुझे जरूरत होगी मैं अवश्य तुमसे सलाह लूंगा, देवराज चौहान बोला। खैर मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम कब क्या कदम उठाने जाते हो, अब कभी मैं पूछूंगा भी नहीं। तुम ब्लैकमैन के पीछे हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। जसवंत मेहरा मुस्कुराया।
मुझे कुछ आदमी और बारूद चाहिए। बोलो। मुझे 15 आदमी अलग से और 10 अलग से चाहिए, हथियारबंद। समझो, मिल गए। और बारूद कैसा? डायनामाइट। डायनामाइट। जसवंत महराज जोरों से चौंका। इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जसवंत ने खुद को फौरन सामान्य बनाया। अगर डायनामाइट का इंतजाम नहीं हो सकता तो कह दो, मैं इंतजाम कर लूंगा। अब तक खामोश खड़ा भूरेलाल बोला, कुछ ही घंटों में हम इतनी मात्रा में डायनामाइट इकट्ठा कर सकते हैं कि 1/4 शहर को तुम उड़ा सकते हो। हमसे तुम्हें हर चीज मिलेगी देवराज चौहान। कितनी डायनामाइट चाहिए? 2000 गज में बनी इमारत को उड़ाना है और एक 500 गज की। इंतजाम हो जाएगा। कब तक चाहिए? आज अंधेरा होने तक। और आदमी जो भी मेरे हवाले करो वो विश्वसनीय हो। चिंता मत करो, आदमियों की जिम्मेदारी हमारी। कुल 25 आदमी चाहिए। हाँ। चंद और जरूरी बातें करने के पश्चात देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अब क्या प्रोग्राम है? जसवंत मेहरा ने पूछा। बाहर जा रहा हूँ। क्यों? कुछ काम है, शाम तक लौट आऊंगा। इस तरह तुम्हारा जाना ठीक नहीं। ब्लैकमैन के आदमी तुम्हें तलाश कर रहे होंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर कहर भरी मुस्कान फैल गई। परवाह नहीं, पहले की बात और थी। अब मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया था। जसवंत मेहरा के चेहरे पर बेचैनी फैली रही। वक्त का तकाजा तो यह है कि मैं अपने आदमी तुम्हारे साथ कर देता हूं, वह तुम्हें नहीं। मुझे कार के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। कारें तो बहुत है, मिल जाएंगी, लेकिन बाहर मत निकलो। मेहरा ने पुनः कहा। बच्चों की तरह मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर ऐसी छोटी छोटी बातें मैं सोचने लगा, इनकी परवाह करने लगा, तो ब्लैकमैन से कैसे टकराऊंगा? अब मेरा उससे टकराने का इरादा है, इसलिए मुझे किसी का खौफ नहीं। अब तो वह लोग डरेंगे जो मेरे पीछे हैं। तुम देखना, आज वह मेरे पीछे है। सिर्फ आज का दिन बीत लेने दो, कल को वह मेरे आगे होंगे। देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी भरती चली गई। उसके चेहरे पर छाए वहशी भावों को देखकर जसवंत मेहरा की आंखों में तीव्र चमक भर आई थी। जाने क्यों उसे ऐसा विश्वास हो गया था कि देवराज चौहान ब्लैकमैन की हस्ती मिटा देगा। तभी भूरेलाल बोला, हम तुम्हारी बात से सहमत है देवराज चौहान। अपने साथ आदमी मत लो, भीड़ भाड़ वैसे भी अच्छी नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे साथ चलने में तो तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैं अकेला जाऊंगा। देवराज चौहान जैसा कहता है वैसा ही करो। वैसा ही करना ठीक होगा। यह हमारे लिए काम कर रहा है, इसलिए इसकी हर बात मानना हमारा पहला काम है। यह अकेला ही जाएगा भूरे? भूरेलाल ने फौरन सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, इस बेहद शानदार कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। इसके अगले एपिसोड के लिए आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। इसी तरह की शानदार कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर हमेशा उपलब्ध रहती है। आप वहां भी मेंबरशिप लेकर कहानियों का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।